स्टूडेंट्स, क्लास इंटर का केमिस्ट्री का जो हम सेकंड चैप्टर आपको कराने जा रहे हैं वो चैप्टर पृष्ठीय रसायन। आपकी बुक में पृष्ठ रसायन लिखा होगा, पृष्ठीय रसायन या पृष्ठ रसायन, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले देखो, आपको मैं नोट्स के साथ वीडियो सेंड की है, आप सभी अच्छे नोट्सों को करते चलें। जैसे इसमें हेडिंग है वैसी हेडिंग बनानी है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है, जो भी चेंजिंग होगी वो आपको हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पृष्ठीय रसायन क्या होती है। तो देखो, ये आपका लिखी हुई डेफिनेशन लिखी हुई है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठीय बलों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठीय रसायन कहलाती है। हम कह सकते हैं पृष्ठीय रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी पदार्थ की सतह और उस सतह पर होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठीय रसायन कहा जाता है। जैसे सपोज करो, ये गोला हो गया, ये क्या हो गया, ये ठोस हो गया, ये क्या हो गया, ठोस। इसकी जो सतह हो गई ये हो गई, तो इस सतह पर जो परिवर्तन होंगे क्या होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे वो पृष्ठीय रसायन के होंगे। किसके होंगे, पृष्ठीय रसायन। ओके। उसके बाद इसमें जो हेडिंग आती है वो आती है अधिशोषण। अधिशोषण किससे कहते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं अधिशोषण क्या होता है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ का संयोजित या बंधित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। संयोजित माने होता है इकट्ठा होना या जोड़ना। हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ पर किसी दूसरी पदार्थ का जमना, या वो ठोस पदार्थ हो या द्रव हो, उस पर किसी दूसरे पदार्थ का जमना अधिशोषण कहलाता है। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा कोई पदार्थ है, अभी जैसे हमने बताया ये आपका कोई पदार्थ है, ओके। इसके ऊपर एक क्या हुआ, दूसरा पदार्थ जम गया। अब जैसे इसके ऊपर दूसरा पदार्थ जमा तो ये दूसरा पदार्थ हो गया। तो किसी पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ का जमना अधिशोषण कहलाता है, ओके। जो अधिशोषण में जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें जो अधिशोषण पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है अधिशोषक और एक होता है अधिशोष्य। तो देखो, आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक अधिशोषक का बनाना है, एक अधिशोष्य का बनाना है। तो कॉलम में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट है अधिशोषक में, यह अधिशोषण की क्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। अधिशोषक कौन से पदार्थ होते हैं, अधिशोषक वो पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को जमने के लिए एक सतह देते हैं। जैसे हमारी शर्ट पर कोई पदार्थ जमेगा तो शर्ट क्या हो गया, अधिशोषक हो गया, क्योंकि शर्ट अपनी परत दे रही है ना उसको दूर के कणों को जमने के लिए। अधिशोष्य में क्या होता है, यह अधिशोषक की सतह से संयोजित होता है। अधिशोष्य वो पदार्थ होते हैं जो कि किसी के ऊपर जमते हैं, जैसे मिट्टी के कण शर्ट पर जमना, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो क्या हो गए, अधिशोष्य हो गए। क्या हो गए, अधिशोष्य, ओके। दूसरा पॉइंट है, इसमें अवस्था ठोस या द्रव होती है। इसमें अवस्था कौन सी होगी, या तो ठोस होगी या क्या होगी, द्रव होगी, ओके। और जैसे कोई भी पदार्थ है, या तो ठोस पर कोई चीज़ जमेगी या किस पर जमेगी, या किसी कोई वस्तु द्रव पर जमेगी। ऐसा तो नहीं हवा के ऊपर कोई वस्तु जम जाएगी, नहीं, ओके। ऐसे ही जो अधिशोष्य होता है, इसमें अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मैं जमने वाली तो कोई भी पदार्थ हो सकता है ना, ओके। उसके बाद अधिशोषण के प्रकार होते हैं। देखो, अधिशोषण के जो प्रकार होते हैं, अधिशोषण के बंध की स्थिति में दो प्रकार होते हैं। जो उसके ऊपर बंध बनते हैं उसकी स्थिति में कितने प्रकार होते हैं, दो। नंबर एक भौतिक अधिशोषण और नंबर दो रासायनिक अधिशोषण, ओके। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो रासायनिक अधिशोषण से अलग होता है, ठीक है। तो देखो, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य वांडर वाल्स बंध पाया जाता है। जो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, जो
अधिशोषक और जो अधिशोषक होते हैं, जो मतलब जमने वाला पदार्थ और जिस पर जम रहा है वो पदार्थ, दोनों के बीच में क्या होता है, वैन डर वाल्स बंद होता है। ओके, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक व शोषक, भाई एक तो अधिशोष्य व शोषक जो जम रहा है, ठीक है, और शोषक के जो मध्य में जो बॉन्ड होता है या जो बंद होता है वो आयनिक बंद होता है, आयनिक सहसंयोजी बंद होता है। कौन सा होता है, आयनिक सहसंयोजी बंद होता है। ओके, जो भौतिक अधिशोषण होती है ये बहुपरतीय परिघटना होती है। बहुपरतीय जानते हो, इस पर परत एक से अधिक परत बन सकती हैं, एक से अधिक, दो से अधिक, ठीक है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो एक परतीय परिघटना होती है, उसमें ओनली एक ही परत होती है। कितनी परत होती है, एक। ओके, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। जैसे हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ा दें तो वहाँ पर जो अधिशोषण वो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या हो जाएगा, कम। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, उस पर यदि हम ताप बढ़ा दें, क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, तो उस पर जो अधिशोषण होगा वो अधिक होगा, आई मीन कह सकते हैं बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ता जाएगा। ये चौथा पॉइंट आपको यहाँ से नोट नहीं करना है। चौथे पॉइंट आपको ये वाला चौथा पॉइंट बनाना है जो 5 वाला है। ओके, इसमें क्या कह रहा है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जानते हो, जो अवक्रिया दोनों तरफ हो लेकिन किसी भी तरफ पूरी ना हो। जैसे साठ पर मिट्टी के कणों का जमना, फिर हम क्या करते हैं, उसको फटकार दें तो कण दूर हट जाते, नहीं हट जाते हैं, फिर दोबारा जम जाते हैं। लेकिन वो अवक्रिया होती रहती है लेकिन किसी भी उसमें पूरी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो अवक्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है जो पूरी हो गई एक ही बार में। ठीक है, इस क्रिया को हम बार बार नहीं कर सकते। ओके, देखो छठवां पॉइंट है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है आप पढ़ोगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो आपको बताएंगे। ओनली आपको इतना समझना है कि इसमें जो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है वो नहीं होती है अधिशोषण में, और भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विशोषण। क्या आता है, विशोषण। अब देखो विशोषण क्या होता है, अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण कहलाता है। देखो अधिशोष्य मतलब वही बताया, जैसे कोई भी पदार्थ जम रहा है, ठीक है, किसी ऊपर जम रहा है तो वो क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया। ठीक है, और अधिशोषक क्या होता है, जिसके ऊपर जम रहा है। जैसे सपोज करो यह एक गोला है, इसके ऊपर ये पदार्थ जम गए। ओके, जमने के बाद जब ये इसकी सतह से अलग हो जाए, फिर दोबारा से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो क्या हो गया, विशोषण हो गया। जिस प्रकार से सर्ट पर मिट्टी के कण जम जाते हैं फिर वो कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, तो क्या होगा, विशोषण होगा। ओके, उसके बाद अधिशोषण में स्वतः प्रवर्तिता। अब अधिशोषण में स्वतः प्रवर्तिता क्या होती है, देखो अधिशोषण की क्रिया स्वतः प्रक्रम में होती है, क्योंकि ऊष्मागतिकी के अनुसार जो अधिशोषण की क्रिया होती है वो अपने आप होती है। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी के कणों को लेकर अपने ऊपर फेंक रहे हो। आप कहीं पे जा रहे हो तो मिट्टी के कण जो उड़ रहे हैं वो आपकी शर्ट पर जमेंगे, तो वो जो कण होते हैं वो अपने आप जमते हैं। क्या होते हैं, अपने आप उस पर एकत्रित होते हैं, किसी के साथ नहीं होते हैं। ओके, जैसे डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इजकल टू माइनस का नेगेटिव। ओके, तो जो एंथैल्पी होगी वो भी नेगेटिव होगी, जो एंट्रोपी होगी वो भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एस, तो यहाँ पर स्वतः प्रक्रम है। ओके, जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा एस से। ओके, उसके बाद अधिशोषण को प्रभावित करने में कुछ कारक होते हैं, जो कारक यहाँ पे दे रखे हैं। देखो पहला होता है सतही क्षेत्रफल। पहला क्या होता है, सतही क्षेत्रफल। अब सतही क्षेत्रफल देखो फर्स्ट पॉइंट है,
ये आपको नोट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखो वो कह रहा है ठोस अवस्था की अपेक्षा चूड़ित धातुएं अधिक अधिशोषण करती हैं क्योंकि चूड़ित धातुओं का सतही क्षेत्रफल ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। वो कह रहा है जैसे ठोस कोई भी पदार्थ हो उससे ज़्यादा यदि कोई पदार्थ कणों में बिखरा हुआ है वो अधिशोषण अधिक करेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो गया। जैसे सपोज करो एक तो ये हो गया ठोस, ओके, और ये इसको मैंने तोड़ दिया, ये क्या हो गया चूर्णित। अब देखो ये ठोस हो गया तो इस पर अधिशोषण होगा, मिट्टी के कण जमेंगे तो ये क्षेत्रफल कम है ना, इसका क्षेत्रफल अधिक है। अधिक क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि ये बहुत उसमें दूर दूर कण हैं इसके फैले हुए हैं तो इस पर मिट्टी के कण पूरे पे जमेंगे नहीं जमेंगे। ओके, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट ये हो गया तुम्हारा। दूसरा पॉइंट है अधिशोषक की प्रकृति। वे गैसें हैं जो क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर द्रवित हो जाती हैं, उनमें द्रवीय प्रकृति की गैसें अद्रवीय गैसों से अधिक अधिशोषण करती हैं। ओके, जैसे कुछ गैसें हैं जो क्रांतिक ताप है, वो भी आप आके पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वे गैसें जो क्रांतिक ताप वो क्रांतिक दाब पर क्या जाती हैं? द्रवित। द्रवित जानते हो? द्रवित क्या होता है? द्रवित होता है किसी पदार्थ का पिघलना, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में बनना। तो वो कोई भी पदार्थ हो जो कि क्रांतिक दाब वो क्रांतिक ताप पर क्या हो जाती हैं? द्रवित हो जाती हैं, ठीक है। और जो उनमें जो द्रवीय प्रकृति की गैसें होती हैं वो अद्रवीय प्रकृति की गैसों से अधिक अधिशोषण करती हैं। जो द्रवीय प्रकृति की गैसें होंगी वो अद्रवीय प्रकृति की गैसों से क्या करेंगी? अधिक अधिशोषण करेंगी। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 ग्रेटर देन H2 और SO2 ग्रेटर देन N2। ओके, तो द्रवीय प्रकृति की कौन सी हो गई? ये हो गई NH3SO2, और अद्रवीय प्रकृति की कौन सी होगी? H2N2। तो जब द्रवीय प्रकृति की जो गैस होंगी तो ये अधिक शोषण करेंगी किससे? इनसे। ओके, थर्ड पॉइंट आता ताप। अब ताप देखो, ताप को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी वस्तु है, ओके, जब सिलेंडर होता है, सिलेंडर का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके कण गति अधिक करते नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें जो तीसरा पॉइंट है ताप। ताप में क्या करना? अधिशोषक व अधिशोषक की मात्रा का अनुपात अधिशोषण की दर कहलाता है। जो जमने वाला पदार्थ होता है और जिस पर पदार्थ जम रहा होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है वो अधिशोषण की दर कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण की दर। जैसे माना जो अधिशोष्य पदार्थ है, अधिशोष्य की जो मात्रा है वो हमने x मान ली। क्या मान ली? x। ओके, और जो अधिशोषक की मात्रा है वो हमने m मान ली। क्या मान ली? m, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अनुपात बोल रहा है तो अनुपात के लिए क्या लेना पड़ेगा? अपॉन। तो x अपॉन m हो गया नहीं हो गया? तो देखो ये फॉर्मूला भी आपको नोट करना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं ग्राफ की सहायता से, वो देखो समझो। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर द्रवण वान डेर वाल्स बंधों की परतें टूट जाती हैं जिससे कि अधिशोषण की दर घट जाती है। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? यदि हम ताप को बढ़ा दें तो जो पदार्थ जम रहा है और जो जिस पर जम रहा है उनके बीच में जो बंध काम करेगा। क्या काम करेगा? बंध। वो क्या होगा? टूट जाएगा। जब बंध टूट जाएगा तो उस पर जो दूसरे पदार्थ है वो जमेगा नहीं। जब पदार्थ नहीं जमेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिशोषण की दर घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? ओके। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? रासायनिक में यदि हम किसी का ताप बढ़ा दें, क्या कर दें? ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में बंध क्या है? उनके बीच में जो बंध लग रहा है वो अधिक हो जाएगा। तो उनके बीच की जो अधिशोषण की क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, आपको ये ग्राफ नोट करना है। नोट करने के बाद जो कुछ भी उसमें बताया गया है वो क्या है? जैसे देखो ये ग्राफ है, x अपॉन m लिखा हुआ है।
एक में एरो ऊपर लगा हुआ है, दोनों में एरो ऊपर है, एक्स अपॉन एम है। अब दोनों में ग्राफ बने हुए हैं, देखो एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऐसे करके बढ़ रहा है। ओके, समझ गया। अब देखो जो ग्राफ है एक भौतिक है और एक रासायनिक है, ये तो आप जानते ही हो। दोनों ग्राफों के देखो नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है वो भौतिक है। चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है दाब का प्रभाव। क्या आता है? दाब का प्रभाव। अब देखो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, एक्स अपॉन एम समानुपाती पी। जैसे किसी वस्तु का तुम दाब बढ़ाओगे तो वहाँ पर अधिशोषण की जो दर होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो दाब की व्याख्या की थी वो एक साइंटिस्ट हुआ था फ्रेंडलिंक। तो फ्रेंडलिंक साइंटिस्ट ने इसकी व्याख्या की। तो उसने जब इसकी व्याख्या की थी तो वो ग्राफों से मैंने अभी आपको बताया, तो उसने भी कुछ ग्राफ दिए थे। ग्राफ देने के बाद यहाँ पे एक समीकरण आपको बता रहा हूँ, समीकरण बाद में बताऊँगा। पहले वक्र बताता हूँ, वक्र क्या होता है जिसको आप ग्राफ कह सकते हो। ओके, तो आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है फ्रेंड लिंच समतापी वक्र। देखो यहाँ पर फ्रेंड लिंच लिखा है और फ्रेंड लिंक भी होता है और फ्रेंड लिव भी होता है। ओके, तो आपको फ्रेंड लिंक लिखना है। देखो इसमें बता दूं, यह वक्र 3 स्थिर तापों पर प्रतिपादित किया जाता है। क्या किया जाता है? 3 स्थिर तापों पर वक्र, ठीक है। स्थिर ताप क्या होते हैं? जैसे 3 लेयर्स होती हैं, उन पर यह क्या किया जाता है? इससे क्या किया जाता है? स्थिर ताप किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको वक्र की सहायता से बता दूं, स्थिर का तापमान है, जैसे निम्न जो तापमान माना गया वो एक्स अपॉन एम माना गया है, जो कि समानुपाती है पी डैश के। और जो मध्यम ताप माना गया है वो एक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1 अपॉन एन। ओके, और जो उच्च ताप माना गया है वो एक्स अपॉन एम समानुपाती पी नॉट, या हम कह सकते हैं एक्स अपॉन एम समानुपाती 1 पी की पावर कह सकते हैं 1/0। अब देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, तो 3 ही तो बोल रहा है। तो देखो यहाँ ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है एक्स अपॉन एम। ओके, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हुआ? ये गया, देखो पहला ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो गया, ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, तीसरा ये हो गया। समझ में आ गया? तो आपको बता दिए 3 उसके द्वारा बताया गया, ताप के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडलिंक ने बोला था कि जो अधिशोषण की दर होती है वो लगाए गए दाब के 1/n घात के समानुपाती होती है। वो किसके समानुपाती होती है? 1/n। अब देखो इसमें क्या है? एक्स अपॉन एम। अब एक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1/n। ओके, अब इसको जब इसने किया है तो देखो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह है, जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया? के नियतांक ले लिया। क्या ले लिया? के। हमने कौन सा नियतांक ले लिया? के। ओके, तो देखो एक्स अपॉन एम समानुपाती पी पर 1 ठीक है, समानुपाती पी है। और देखो ये पी की पावर यहाँ पर लगी हुई है, ये पावर यहाँ पर आ नहीं रही है, ठीक है, इसलिए आपको यहीं से समझना है। और देखो एक्स अपॉन एम, देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाया, ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको मैंने यहाँ से हटाया है। जब यहाँ से हटाया तो कांस्टेंट ले लिया के। तो देखो एक्स अपॉन एम इजकल टू के पी की पावर 1/n। ओके, अब मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ का लॉग ले लूँगा, लॉग लेने पर तो देखो इधर लॉग लगाऊंगा तो लेग एक्स अपॉन एम इजकल टू लॉग के प्लस 1 log पी, ठीक है। अब देखो ये आपकी समझ में नहीं आया होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा के कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बता दूँ, इसमें भी बता दूँ, आपको ये भी नोट करना है, नेक्स्ट वीडियो में और बता देंगे हम। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया? लॉग के पी लिया, तो के को अलग मान लिया, पी को अलग मान लिया। अब जो 2 हैं, एक लॉग के हो जाएगा, एक पी हो जाएगा। ओके, लॉग के और लॉग पी।
और देखो जो पावर आगे चली जाती है, तो उसने क्या किया, यही किया है, उसने क्या किया, पावर ली है। तो देखो उसने क्या किया है, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा लॉग, ठीक है, के अलग हो गया, और लॉग पी की पावर 1/n हो जाएगी। तो देखो पावर जब ऐसे हो तो ये पावर कहाँ पर आ जाती है, आगे, तो उसने यहाँ पे ये पावर को आगे ले लिया, तो 1/n log p हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, log x/m हो गया, इसको इधर ले गया तो ये समीकरण सी होता है। तो यहाँ पे लिया उसने, देखो ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखो इक्वल टू c + mx, ओके, ठीक है, log p, देखो log p यहाँ पर आना है, ये डाल हो गई 1/n, ओके, log e के। ये आपको यहाँ तक नोट करना है। यदि आपकी